स्पेस 5 में हम इंस्टांटेनियस ग्रेविटी की बात करेंगे। रिकैप के लिए हम ये बता दें कि खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है, मास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी नहीं है कोई तो आप स्पेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। डिफ्रेंशिएशन सबसे सिंपल मॉडल में एक हालो 3D सरफेस से स्पेस का किया जा सकता है और यही हालो 3D सरफेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। कोई भी हालो 3D सरफेस 2 डायमेंशनल शीट से रिप्रेजेंट हो सकता है या किया जा सकता है, और ये 2D शीट जो है यही हमारी ग्रेविटॉन शीट है जिसे हम GS से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट इन्हीं ग्रेविटॉन शीट्स पे एज अ डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है और शीट 2D से 3D प्रोजेक्शन में हो जाती है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। इस प्लेन शीट को हम जब लाइट नहीं ट्रेवल कर रही है A एंड B के बीच में एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल शीट, और जब लाइट ट्रेवल होगी तो जाहिर सी बात है कुछ शीट जो 3D में ऊपर नीचे होगी, तो इससे क्या होगा कि अभी इसी सिंगल लेंथ में अब 2 शीटें आ जाएंगी। आपको उस 3D प्रोजेक्शन को हम ट्राइंगल्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि यहाँ पे A और B के बीच में जो टोटल शीट्स हैं वो अब 2 शीट्स उसी लीनियर लेंथ में आ गई, क्योंकि लाइट एज अ डिस्टर्बेंस यहाँ से फ्लो करता है। ये ग्रेविटॉन शीट जब इसमें से लाइट ट्रेवल करती है एज ए सी की स्पीड में फ्लैट स्पेस में, तो एक शीट एक्स्ट्रा जो आई वो कहाँ से आई? जाहिर सी बात है अगल बगल के एनवायरनमेंट से आई। और जब डिस्टर्बेंस ए एंड बी से पास हो जाएगा तो डिस्टर्बेंस फिर से ए एंड बी के बीच में एक सीट आ जाएगी, तो शीट वापस हो जाएगी। खैर, कभी कभी डिस्टर्बेंस पूरी तरह से ए एंड बी के बीच में लॉक हो जाए, दैट इज ये डिस्टर्बेंस आगे बढ़े ही ना, तो इसका मतलब है कि ए एंड बी के बीच में अगर डिस्टर्बेंस परमानेंटली लॉक हो गया है तो इसका मतलब है कि डिस्टर्बेंस जो है ए एंड बी में जो है वो ए एंड बी से बार बार रिपीट हो रहा है साइक्लिक वे में। चूँकि सीट्स हर जगह अवेलेबल है, तो फ्लैट शीट्स हर जगह अवेलेबल है, तो ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली में साइक्लिक वे में बार बार रिपीट हो रहा है। जब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से इस साइकिल में होगा, ये फ्लैट हो जाएगा तो शीट्स वापस एनवायरनमेंट में चली जाएंगी और पूरा स्ट्रक्चर ये भी फ्लैट हो जाएगा, और जैसे ही ये चीज़ क्या बोलते हैं फिर से वापस आएगी तो शीट्स एनवायरनमेंट से आ जाएंगी। कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा जब डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ आ जाए तभी ये डिस्टर्बेंस वापस यहाँ पहुँचे। कभी कभी डिस्टर्बेंस ऐसा साइकिल बना सकता है कि आधे जगह डिस्टर्बेंस है ए एंड बी के बीच में और फिर से डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँच चुका है। तो इसी तरह जो शीट्स एनवायरनमेंट से आ रही हैं या वापस एनवायरनमेंट्स में जा रही हैं, तो अगर एनवायरनमेंट से आ रही हैं शीट तो एनवायरनमेंट में उसके बगल से आएंगी, और अगर वापस एनवायरनमेंट में जा रही हैं तो एनवायरनमेंट से आगे जाएंगी। लेकिन ओवरऑल एवरेज सेंस में बात करें तो लाइट साइकिल्स का एवरेज अगर लें तो एक्स्ट्रा सीट्स ए एंड बी के बीच में 3D स्पेस में अब लोकलाइज हो गई है, जो मास के रूप में रिप्रेजेंट करेगी, और वहीं से क्या बोलते हैं, चूँकि एनर्जी एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट से ही यहाँ लोकलाइज हुई है, तो बाकी एनर्जी भी जो है वो भी कुछ अलग यहाँ से जहाँ अगल बगल के एनवायरनमेंट में फील्ड के रूप में लोकलाइज हो जाएगी। तो ऑन एन एवरेज जब भी कोई डिस्टर्बेंस लॉक होता है मास में, कोई डिस्टर्बेंस जब भी मास में लॉक होता है ऑन एन एवरेज,
तो वो अपने साथ फील्ड के स्पेस में भी शीट्स को क्या बोलते हैं, कर्व कर देता है। मतलब फील्ड जो फ्लैट शीट्स पहले थी यहाँ मौजूद, अब वो कर्व हो गई है, नंबर ऑफ सीट्स रीजन में बढ़ गई हैं। ऑफकोर्स मास के बगल सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सीट्स की संख्या कम हो जाएगी, तो ट्रायंगल्स की हमने फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया है। यही एवरेज बिहेवियर ग्रेविटी कहलाती है। एवरेज एनर्जी जो यहाँ लॉक है वो मास में है, और एवरेज जो शीट्स लॉक है, एक तरह से जो पहले फ्लैट थी वो अब ज़्यादा यहाँ लॉक है, कम यहाँ लॉक है ना, वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फील्ड को बनाते हैं। ऑफ कोर्स ये साइकिल जो है हमने जो दिखाया हुआ है, ये साइकिल ग्रेविटी इसी एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी डिस्टरबेंस पूरी तरह से लॉक नहीं हो सकता है। कुछ डिस्टरबेंस, अगर डिस्टरबेंस लॉक नहीं था तो सी की स्पीड से आगे बढ़ता और ये स्पेस पूरी तरह से फिर से फ्लैट हो जाता। लेकिन कभी कभी डिस्टरबेंस पूरी तरह से लॉक हो गया तो मास बना लिया और फील्ड बना लिया। तो फील्ड और मास एक एंटाइटी हैं, हम इनको कभी भी अलग अलग नहीं चेंज कर सकते। फेमस आइंस्टीन साहब का जो क्वेश्चन था, या क्या बोलते हैं कि मान लीजिए ये सन है और सन से क्या बोलते हैं लाइट ट्रेवल कर रही है और यहाँ अर्थ पे हैं, कल फेमिन साहब का वीडियो सुन रहा था, और 8 मिनट में ये लाइट मान लीजिए हम तक पहुँचती है। तो जैसे ही लाइट यहाँ से निकली वैसे ही सन आगे बढ़ गया। तो चूँकि लाइट की स्पीड से ही सब कुछ है, वास्तव में जो ये मास बना, जो एवरेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये एक्चुअली में लाइट साइकिल का ही, जो लाइट एज ए डिस्टर्बेंस फ्लैट शीट में चलती है उसी का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो लाइट से कोई चीज़ ट्रेस नहीं चल सकती है, और यहाँ से जैसे ही फोटोन रिलीज हुआ और क्या बोलते हैं तो और उसी बीच सन शिफ्ट हो गया आगे, यहाँ पहुँच गया, 8 सेकंड में सन की पोजीशन यहाँ हो जाएगी। लेकिन चूँकि लाइट के ज़रिए ही अगर ग्रेविटी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पे अर्थ पे क्या बोलते हैं, लाइट आपको उस सन की आएगी जो अब सन यहाँ पे है ही नहीं। सन एक्चुअली में रियलिटी में यहाँ पे है ना, रियलिटी में सन यहाँ पे हो गया है। 8 मिनट बाद देखेंगे। लेकिन चूँकि फोटॉन के जरिए ही अगर ग्रेविटी को हम इंटरप्रीट करने की कोशिश करेंगे तो भले ही सन 8 मिनट पहले ही यहाँ शिफ्ट होने लग गया है, लेकिन 8 मिनट तक जो अर्थ है वो इसी के अराउंड, इसी को सेंटर मान के वो अपने मोशन को डिफाइन करेगी, जबकि अर्थ यहाँ पे है। तो सिस्टम फेल हो जाएगा, मोटा मोटा ये कहने चाह रहे थे। लेकिन जैसा कि हमने मॉडल में यहाँ पे देखा कि ये जो मास है, जब डिस्टरबेंस, जब भी मास और फील्ड एक साथ लॉक होते हैं, ये एवरेज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। मास भी एक प्रकार की एनर्जी है और ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक प्रकार की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो इसलिए ये थॉट एक्सपेरिमेंट गलत है कि हम सन को आगे कर दें और क्या बोलते हैं फील्ड लाइट की स्पीड से फिर बाद में ग्रेविटी की चेंज होगी। नहीं, अगर हम सन को शिफ्ट कर रहे हैं, फोटॉन चलिए निकल रहा है, लेकिन सन को अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो साथ साथ ये जो स्ट्रक्चर है ये भी शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सन और उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपको उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यही ग्रेविटेशनल फील्ड सन और अर्थ को एक सिस्टम बनाती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है। तो सन अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो सन जैसे जैसे शिफ्ट हो रहा है, फील्ड भी हर पॉइंट पे वैसे वैसे शिफ्ट हो जा रही है। तो हमेशा अर्थ जो है शिफ्टिंग सन के साथ इस ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में, एनर्जी स्ट्रक्चर में लॉक है। ऑफकोर्स फोटॉन जो है जिस समय यहाँ रिलीज हुआ होगा तो एक एनर्जी स्ट्रक्चर में रिलीज हुआ होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पहुँचेगा वो डिफरेंट ग्रेविटॉन सीट्स की एनर्जी स्ट्रक्चर को वो फील करेगा। तो ये इंस्टेंटेनियस ग्रेविटी का समझने का तरीका है। एक्चुअली में ये जो लाइट साइकिल हमने ए एंड बी के बीच में दिखाया है, ये इस लाइट साइकिल को एक मॉडल, जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर कहते हैं कि सिंपल मॉडल से समझाओ। तो लाइट है,
ए और बी के बीच में अगर लॉक होनी है तो मान लीजिए लाइट जो है ए एंड बी के बीच में है। अभी हम ए और बी को लाइट थोड़ा सा इसके पहले भी मान लेते हैं, थोड़ा सा इसके बाद में मान लेते हैं। होता क्या है कि लाइट को सर्कुलर वे में घूमना है, तो लाइट एक तरफ आगे निकलती है, एक ब्रांच मान लीजिए, फ्लैट स्पेस हर जगह है, एक ब्रांच यहाँ आ जाती है। तो अगला फिगर क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइट अब यह थोड़ा पोर्शन आगे निकल गया है बी और सी के बीच में, और बाकी पोर्शन क्या बोलते हैं ए से बी में सर्किल में हो गया है। तो रिप्रेजेंट, और ये स्पेस फ्लैट हो गया है, और ये पॉइंट मान लीजिए डी मान लीजिए। तो आप देखेंगे ये फ्लैट स्पेस हो गया है, ठीक है, और लाइट केवल अब यहाँ प्रेजेंस है, यहाँ प्रेजेंस है। उसके बाद जैसे ही लाइट यहाँ पहुँचती है तो वापस ये क्या बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक इधर की ओर ट्रेवल करती है, एक इधर की ओर ना। तो जब इधर की ओर ट्रेवल करेगी तो लाइट अब यहाँ तक पहुँच गई है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन लाइट का है वो यहाँ पहुँच गया है, वो यहाँ पे पहुँच गया है। मतलब मॉडल जो आपको अब दिखेगा ए एंड बी के बीच में, आपको फ्लैट स्पेस अभी भी दिखेगा, डी पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है, और लाइट एज ए डिस्टर्बेंस एक पाथ ये, और एक जो ये पार्ट है आपका डी, कायदे से दिखाना कैमरामैन डी में जैसा, ठीक है ना, यहाँ फ्लैट हो जाएगा ये। लेकिन ये जो एनर्जी यहाँ थी एक्चुअली में यहाँ आ गई है ना, एनर्जी यहाँ आ गई है। नेक्स्ट साइकिल में क्या होगा, ये जो मेन पाथ है ये वापस उसके रास्ते में जाएगा, उसी रास्ते में, और फिर से क्या बोलते हैं, ये जो स्ट्रेट पार्ट था वो फिर से ए और बी के बीच में जनरेट हो जाएगा, और ये सी और ये डी, लाइट फिर से वैसे हो जाएगी। तो इस फिगर में देखिए कि लाइट साइकिल ही वास्तव में, इन सभी फिगर्स का एवरेज ले लेंगे तो मास एवरेज रूप में लॉक हो जाएगा, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन भी एवरेज रूप में इसी के साथ लॉक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी लाइट पूरी तरह से लॉक न होकर मास और फील्ड में, कभी कभी एक अनलॉक एनर्जी भी इस मास के साथ हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अभी दोनों तरफ सिमेट्रिक है, वो कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी लगातार जो मास और फील्ड में लॉक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जो अनलॉक है, जो आगे बढ़ रही है, तो जिसके कारण क्या होगा, वो एक्स्ट्रा एनर्जी इस असिमेट्रिक फील्ड को एक तरह से सिमेट्रिक फील्ड को असिमेट्रिक कर देगी। वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है डेल्टा ई जो अभी अनलॉक है, वो फील्ड को थोड़ा सा एक तरफ असिमेट्रिक कर देगी, और जिसके कारण क्या होगा, क्या बोलते हैं, सिमेट्री ब्रेक हो जाएगी। और यही साइकिल जब फिर से रिपीट होगा तो होगा क्या कि जब वापस ये साइकिल रिपीट होगा तो ये जो पॉइंट है ए एंड डी ये आगे और शिफ्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है अनसिमेट्री जो स्ट्रक्चर में रहेगी उसके कारण मास थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर लेगा। ऑफकोर्स एवरेज एनर्जी मास में उतनी ही रहेगी, और जो फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है फिर से उसी तरह हो जाएगा, लेकिन मास जो लॉक्ड एनर्जी है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, और इसी को कहेंगे कि मास में काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन ऑफकोर्स दोनों तरफ फील्ड सिमेट्रिक नहीं होगी, हल्का सा इधर फील्ड एक्स्ट्रा शीट्स होंगी लाइट की, ग्रेविटॉन शीट्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होंगी ना, और यही एसिमेट्री, यही पूरा स्ट्रक्चर आगे चलता जाएगा, यही पूरा स्ट्रक्चर आगे चलता जाएगा। तो एक्चुअली में फील्ड और मास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब फील्ड और मास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और लाइट इन्हीं स्ट्रक्चर पे एक्चुअली में चलती है। और अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, मास है और दो पूरी तरह से रेस्ट में है, और दोनों तरफ स्ट्रक्चर जो फील्ड है उसका स्ट्रक्चर भी क्या बोलते हैं, फिक्स है। तो अगर कोई फोटोन P1 निकलेगा स्मॉल एनर्जी, तो इस स्ट्रक्चर से ही वो c की स्पीड से जाएगा।
मेज़र यहाँ करें चाहे यहाँ करें, मेज़रमेंट में हमेशा सी आएगा। ऑफकोर्स यहाँ ज़्यादा जिगजैग है तो ज़्यादा कर्व पाथ है, लेकिन उसी हिसाब से टाइम भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस अगर कम ट्रेवल करेंगे तो टाइम भी कम मिलेगा। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर पे लाइट चलती है, लेकिन अगर मास मूव कर रहा है तो ये स्ट्रक्चर भी मूव करेगा, वो एक साथ मूव करेगा, भले ही स्लो स्पीड से मूव करे। तो फॉर एग्जांपल अगर v वेलोसिटी से पूरा स्ट्रक्चर ये मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि लाइट अगर t इक्वल टू 0 पर यहाँ पे फोटॉन p1 रिलीज होता है, तो p1 जो फोटॉन रिलीज होगा वो इस स्ट्रक्चर में रिलीज होगा, इस स्ट्रक्चर में रिलीज होगा। t इक्वल टू 0 पर मान लीजिए इस पॉइंट पे रिलीज हो रहा है फोटॉन p1, और मान लीजिए कि डेल्टा टाइम t पर ये फोटॉन यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन इस बीच स्ट्रक्चर ऑन एन एवरेज वो भी बढ़ रहा है v1 स्पीड से। तो जब फोटॉन यहाँ पे होगा तो ये पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार होगा, इसके पुराने स्ट्रक्चर के अनुसार, ठीक है। लेकिन चूँकि इस बीच में इस टाइम डेल्टा t1 में क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर भी कुछ आगे शिफ्ट हो गया है, कितना v1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा t1। तो वास्तव में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है ओरिजिनल स्ट्रक्चर के मुताबिक, वो ये जो हायर इंटेंसिटी का स्ट्रक्चर है ये शिफ्ट हो गया है, अब वो यहाँ से चालू होगा, और ये क्या बोलते हैं फोटॉन जो है एक्चुअली में इस नए स्ट्रक्चर में एक्चुअली में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब मज़े की बात क्या है कि फोटॉन जो रिलीज हुआ था यहाँ पर, तो अगर हमने आइंस्टीन साहब के तरह कल्पना की कि ये वैक्यूम में रिलीज हो रहा है, मतलब स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो फोटॉन इस पुराने स्ट्रक्चर से यहाँ पे दिखेगा, मतलब यहाँ पर भले ही मास मूव कर रहा हो, मास और उसका स्ट्रक्चर आगे मूव कर गया हो, मास यहाँ आ गया है इस पॉइंट में, यही आपका अगर सबसे फिक्स पॉइंट है, तो मास आगे आ गया है, उसका स्ट्रक्चर आगे आ गया है, लेकिन लाइट जो है वैक्यूम में अपने पुराने स्ट्रक्चर में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे लाइट की पोजीशन आपने 100% प्रिसीजन के साथ मेज़र कर ली, लेकिन इस बीच में आपको जो लाइट जिस स्ट्रक्चर में है, जिस एनर्जी स्ट्रक्चर में है, जिस ग्रेविटॉन शीट्स की एनर्जी स्ट्रक्चर में ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वो टोटल आप उसमें टोटल फेल हो जाएंगे, क्योंकि इसी बीच में लाइट जो मास है वो आगे बढ़ चुका है, और इसी के साथ चूंकि हमने बताया कि ग्रेविटी इंस्टेंटेनियस है, ग्रेविटी इंस्टेंटेनियस रूप से मास ही नहीं बढ़ता, स्ट्रक्चर भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर हम मास के फ्रेम से देखेंगे तो उसने दूरी भी कम तय की है और समय भी कम लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड तभी पूरा होगा जब ये पूरा स्ट्रक्चर कवर कर लेंगे। मास के हिसाब से 1 सेकंड यहाँ कंप्लीट होता है, जबकि यहाँ पर मास अगर मूव ना करता, मतलब इस फ्रेम में भले ही मास जाने दीजिए, पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से 1 सेकंड पूरा हो गया है। तो अगर फोटॉन की पोजीशन एकदम राइटली मेज़र कर रहे हैं, तो फोटॉन जिस ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में है वो आप कभी भी मतलब सही से मेजर नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप फोटॉन वास्तव में किस ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में है, पुराने वाले में तो होगा नहीं, क्योंकि मास बढ़ चुका है इंस्टेंटेनियस ग्रेविटी के साथ ऑन एन एवरेज। तो इसलिए अगर उसकी फोटॉन किस ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में है, अगर आप वो मेज़र कर लेंगे, तो फिर आप क्या बोलते हैं फोटॉन की पोजीशन नहीं मेजर कर पाएंगे, क्योंकि आप पोजीशन जो मेजर करेंगे वो इस ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर से मेजर करेंगे और कहीं ना कहीं अपने फ्रेम से मेजर करेंगे, तो वो पोजीशन यहाँ रहेगी और आप कहेंगे कि फोटॉन की पोजीशन में शिफ्ट डिफरेंट है, कम है, जबकि और फोटॉन का ओरिजिन का पॉइंट आपके मास के पॉइंट पर है, जबकि
फोटॉन रिलीज जो हुआ है वो पहले कहीं रिलीज हुआ है। तो पहले आपको अपनी पोजीशन एकदम प्रिसाइज पता होनी चाहिए, जो रिलेटिविटी में कभी भी, और कौन मूव कर रहा है, स्ट्रक्चर मास मूव कर रहा था कि वास्तव में ये पॉइंट पी मूव कर रहा था, ये किसी को नहीं पता। तो रियलिटी जो है वो एक ही इवेंट कई परसेप्शंस देता है। कल जैसे लियोनार्ड सक्सिन साहब को मैं सुन रहा था कि फोटॉन के फ्रेम में देखेंगे तो एक्चुअली में बिग बैंग आज ही हुआ है। जो कुछ भी अभी घटित हो रहा है हमारे जीवन में फोटॉन के फ्रेम में वो भी उसी समय घटित है, मतलब एक ही समय है, समय कोई मायने नहीं रखता फोटॉन के फ्रेम में। और जो कुछ आगे भी घटित होगा हमारे जीवन पे वो भी फोटॉन के फ्रेम में उसी समय, जिस समय बिग बैंग है उसी समय ही आगे वाला चीज भी उसी समय घटित हुआ है। क्योंकि समय की कोई वो नहीं है तो सभी चीज एक ही समय में है, सारी पिक्चर बन चुकी है, पूरा चीज डिटरमाइंड है। तो और वहीं हम अपने फ्रेम से देखें तो आपको दिखेगा कि यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर्स पहले चालू हुआ है और आगे बहुत चीज़ें चालू होंगी भी। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से एक ही इवेंट कई रियलिटीज, अगर परसेप्शन को ही रियलिटी मान ले तो ग्रेविटी एक परसेप्शन है, एवरेज परसेप्शन है ग्रेविटी, लेकिन वो एवरेज परसेप्शन बहुत ही सॉलिड है और जैसे जैसे सन शिफ्ट होता है वैसे वैसे वो अर्थ को भी शिफ्ट करता है, क्योंकि अर्थ, सन, ग्रेविटॉन फील्ड, ये ग्रेविटी की फील्ड, ये सब कुछ और पूरा यूनिवर्स पूरा एक स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है और ये एक साथ ही चेंज होते हैं। जबकि लाइट जो है वो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वो बिना लाइट के संभव नहीं है, बिना लाइट साइकिल्स के ये स्ट्रक्चर संभव नहीं है। और जो भी स्ट्रक्चर लाइट को अवेलेबल रहता है वो उस पर चलता रहता है। ऑफ कोर्स लाइट किसी स्ट्रक्चर पे अगर चालू हुआ है तो वो चल रहा है उसी स्ट्रक्चर पर, लेकिन अगर हम लाइट की इनिशियल पोजीशन को फिक्स करके पकड़े रहे तो उसी स्ट्रक्चर पे चलता हुआ पाएंगे, जो कि एक मिथ क्रिएट करेगा, लेकिन उसकी पोजीशन को हम एकदम परफेक्ट मेजर किए हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर लाइट वास्तव में किस स्ट्रक्चर में वो चल रहा है अगर वो देखना चाहेंगे तो वास्तव में हमको ये देखना पड़ेगा कि लाइट जिस स्ट्रक्चर में इनिशियल पॉइंट में निकला क्या वो स्ट्रक्चर तो कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा है, और अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो उस स्ट्रक्चर को अगर पकड़ना चाहेंगे तो उस स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल कर रहा है हमको उस फ्रेम में जाना पड़ेगा, और जब वहाँ से देखेंगे तो हमको लाइट किस स्ट्रक्चर में वास्तव में ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर में चल रहा है वो पता हो जाएगा। लेकिन लाइट की जो पोजीशन हम मेज़र करेंगे वो उसी स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना कि एग्जैक्टली वो वैक्यूम में किस जगह वो रिलीज हुआ था। तो यूनिवर्स के एक ही इवेंट से अलग अलग रियलिटीज जन्म देती हैं, और क्योंकि अलग अलग परसेप्शन मिलते हैं और वो अलग अलग रियलिटी में कुछ रियलिटी सही है और कुछ रियलिटी क्या बोलते हैं परसेप्शन है, और यूनिवर्स आपको इजाज़त नहीं देता है कि सारी रियलिटी आप एक सेकंड एक ही समय पे आप जान एकदम जो एक इवेंट से रिलेटेड पूरी अगर रियलिटी एक ही आदमी जान जाए। तो इसलिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एटम के लेवल पे ही नहीं है बल्कि वो मैक्रोस्कोपिक और ग्रेविटी लेवल पर भी है, कॉस्मिक डिस्टेंसेस पे भी वो है। और जो बिलीव है कि नेचर जितना बड़े रूप में जैसा दिखता है वैसा बिहेवियर वो छोटे रूप में भी कहीं ना कहीं वो शो करता है। बोर साहब ऑफकोर्स कहते हैं कि जैसा बड़े रूप में आप सोचते हैं वैसा एटॉमिक स्केल पे वैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी अगर ये थ्योरी या आज का एपिसोड देखें तो जो एटॉमिक स्केल पे अनसर्टेनिटी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, वो क्या बोलते हैं कॉस्मिक स्केल पर भी समझ में है आती है। उम्मीद है ये एपिसोड कैमरामैन रीमा जायसवाल। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, रुको।
कैमरामैन कुछ पूछ रहे हैं, रीमा जायसवाल मेरी सिस्टर है, हाँ पूछो। एक बात बताओ, जैसे ये एक यूनिवर्स है, हाँ अभी अभी बोले ना कि हाँ। यूनिवर्स में ही चीज़ें प्रेजेंट टाइम में हो रही है, ठीक। तो क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई और यूनिवर्स हो और उसमें फ्यूचर में कोई चीज़ हो रही हो? और एक चीज़ और, जैसे अभी कॉस्मिक्स एक वर्ड का यूज़ किया, तो अक्सर क्या बोलते हैं, वो जो एस्ट्रोलॉजर आजकल बहुत घूम रहे हैं ना यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो वो भी कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, वास्तविक में जो यूनिवर्स से कोई कॉस्मिक एनर्जी ह्यूमन बींग्स तक आती है कि नहीं? तो ये एक टफ क्वेश्चन है। एक ही जवाब है, हाँ, कि कई यूनिवर्स हैं, मतलब एक ही नहीं है। हाँ कई यूनिवर्स हैं। हाँ। तो जिस तरह मास और उसकी फील्ड एक स्ट्रक्चर है, तो वो जो दूसरा यूनिवर्स है वो भी आपके साथ आपके यूनिवर्स में एक स्ट्रक्चर है। तो कहने का मतलब आप उसको दूसरा यूनिवर्स कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर के रूप में यूनिवर्स एक ही है, ये आप बोल सकते हैं। दूसरा एनर्जी आ रही है जा रही है, तो कल लियोनार्ड सक्सेना साहब की बात करें कि अगर हम लाइट की रफ्तार पकड़ लें, रोशनी की तेज बराबर हमारी स्पीड हो जाए ना, तो लाइट के फ्रेम में सन से जो लाइट चली वो वहीं उसी समय चली है, और अर्थ पे जिस समय पहुंची है वो लाइट के फ्रेम में वो उसी समय पहुंची है और उसी जगह पहुंची है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, एनर्जी क्या है, वास्तव में एनर्जी का फ्लो क्या है ना। तो ये सब भी बहुत मतलब क्या बोलते हैं बात करने वाले विषय है। ऑफ कोर्स एनर्जी जिसको हमने नाम दिया है, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम खाना खा लेते हैं, कुछ मांस खा लेते हैं, कुछ एनर्जी आती है, तो ये पूरा क्या बोलते हैं, इसको पूरी तरह से आप मिथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एनर्जी हम जो लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में समझते हैं, फोर्स को जिस तरह समझते हैं, हम किसी को मार रहे हैं तो उसको फोर्स लगा रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम उसको टच कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उससे पहले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस क्या बोलते हैं प्रभाव में आ जाते हैं। तो एक ही वर्ड है, अलग अलग तरीकों से अलग अलग मॉडल से समझाए जाते हैं, और नेचर जो है वो हर एक मॉडल में कुछ कमियां निकालती है, फिर हम नया मॉडल बनाते हैं। लेकिन नेचर आपको इतना भी परेशान नहीं करती है, हताश नहीं करती है कि जो पिछला बनाया है उसको पूरी तरह से गलत कर दे। हाँ, सुधार के लिए प्रेरित करती है, और वही सुधार के तरफ बढ़ते रहते हैं, और वही ऊर्जा का काम करता है, एनर्जी का काम करता है कि हम सब कुछ फोटॉन की फील्ड में मानते हुए डिटरमाइंड ही नहीं मान लेते हैं, क्योंकि फोटॉन की फील्ड के साथ चलना इम्पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, वीडियो लंबा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब हम सोचते हैं कि हमको 333 दिख जाए, और जैसे ही क्या बोलते हैं मोबाइल ऑन करते हैं तो हमको वास्तविक में 333 दिख जाता है। जब हम रात में उठते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको 333 दिख जाए, और वास्तविक में जब मोबाइल ऑन करते हैं तो 333 दिख जाता है, लेकिन जबकि हमको टाइम पता नहीं रहता है कि एक्चुअली में ये क्या ये भी कोई एनर्जी है। ये भी होता है या हो रहा है, क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। ये अक्सर जिस चीज़ को आप सोचते रहते हैं, ये जिसकी उम्मीद लगाए रहते हैं, ये मैंने भी कई बार क्या बोलते हैं, या और भी लोग होंगे कि अगर जिस नंबर को सोच लिए, जो चीज़ सोच लीजिए ना, तो कभी कभी ऐन मौके पर आपको मिल जाती है। दूसरा तरीका ये है कि चूंकि आप उस नंबर को हर समय सोच रहे हैं, तो जब कभी वो बाई चांस आपको वो मिल जाता है, तो आप उसको ही अपनी काउंटिंग में, उस समय को, उस नंबर को ही काउंटिंग में काउंट करते हैं। लेकिन आप बारीकी से गौर ये नहीं करते हैं कि बहुत बार, बहुत समय हमने मोबाइल देखा होगा, बहुत बार हम कुछ कर रहे होंगे,
और उस समय बहुत सारे डिफरेंट समय हम्म क्या बोलते हैं, बहुत बार हम जगे होंगे हम्म तो शायद वो समय नहीं मिला होगा। तो एक्चुअली में हम भी बायस्ड हो जाते हैं कि हम अपने मतलब के डेटा जो हैं हम्म वो हम्म उसको लेते हैं, एक तरह से उस पर ज़्यादा कॉन्शियसनेस शो करते हैं, और जो हमारे मतलब के नहीं होते हैं तो उसको कम वेटेज देते हैं। तो ये भी दूसरा भी तरीका है, लेकिन रियलिटी क्या ये भी कोई कॉस्मिक एनर्जी है? लेकिन ये तो स्टैटिस्टिकल वे है। हाँ। लेकिन कभी कभी क्वांटम इंटेंगलमेंट की बात करें तो मोबाइल में जब 3-3-3 दिखा हाँ और उससे आपकी ब्रेन की एनर्जी लिंक अगर हो गई हाँ तो जब भी मोबाइल में 3-3-3 बजेगा हाँ वैसे ही आप जग भी जाओगे। तो अच्छा ये भी संभव हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।